तो जी खबर यह है कि टीम केजरीवाल का एक के बाद दूसरा विकेट भी डाउन हो गया है। कैबिनेट मिनिस्टर सत्येंद्र जैन, जो पहले से मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल के मजे ले रहे थे, अब उनको ज्वाइन करने के लिए पीछे पीछे मनीष सिसोदिया जी भी पहुंच गए। 26 फरवरी को शराब घोटाले मामले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया था, ये कहते हुए कि मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसके बाद अगले दिन उनको कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने भी मनीष सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया। इस अरेस्ट के खिलाफ आम आदमी पार्टी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिली नहीं। तो फिलहाल वर्तमान स्थिति ये है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, इन दोनों ही मिनिस्टर्स ने अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है और सीएम केजरीवाल ने भी दोनों के इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि यह शराब घोटाला मामला है क्या, क्यों एक के बाद एक कट्टर ईमानदारों को जेल का रास्ता नापना पड़ रहा है। देखिए, डीजल, पेट्रोल और लीकर जैसे प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। इन प्रोडक्ट्स पर जीएसटी की जगह अदर टैक्स जैसे वैट और एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। नवंबर 2021 में आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली में शराब की बिक्री के लिए एक नई एक्साइज पॉलिसी चोरी छुपे लागू कर दी। जी हाँ, आपने सही सुना, चोरी छुपे। और मैं ऐसा कह क्यों रहा हूं वो आपको आगे वीडियो में समझ में आ जाएगा। इस नई एक्साइज पॉलिसी से ही यह तय होना था कि दिल्ली में जो शराब के ठेके खोले जाएंगे उसकी संख्या कितनी होगी, उस पर वैट कितना लगेगा, और जो शराब के ठेके खोलने के लिए लाइसेंस दिए जाएंगे उसकी फी कितनी होगी, एक्सेट्रा। ये सब कुछ इस नई एक्साइज पॉलिसी से ही तय होना था। अब चूंकि ये एक्साइज पॉलिसी शराब को लेकर थी तो बोलने में आसानी हो, इसलिए मीडिया में इसको नई लिकर पॉलिसी या नई शराब नीति कहा जा रहा है। मैं भी इस वीडियो में यही टर्म इस्तेमाल करूंगा। आम आदमी पार्टी के अनुसार इस नई लिकर पॉलिसी का उद्देश्य ये था कि लिकर शॉप टेंडर डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी खामियां या गड़बड़ियां पहले रहती थी वो सब अब समाप्त हो जाएंगी। दूसरा ये कहा गया कि अब लिकर से होने वाली सरकार की आमदनी बिल्कुल रॉकेट की गति से बढ़ जाएगी। और तीसरा ये कहा गया कि ग्राहकों का शराब खरीदने का एक्सपीरियंस बिल्कुल विश्व स्तरीय हो जाएगा, जैसे कि इन्होंने दिल्ली को विश्व स्तरीय बना दिया है। अब इस नई लिकर पॉलिसी के अंदर इतना सब कुछ अच्छा होना था, तो इसके पीछे मास्टर प्लान किसका था? मास्टर प्लान था मनीष सिसोदिया का। अब आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं कि भाई मनीष सिसोदिया तो दिल्ली के गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री थे, उनका इस लिकर पॉलिसी से क्या लेना देना था? दिल्ली सरकार में कुल 33 विभाग हैं और इन 33 विभाग में से अकेले 18 विभाग सिसोदिया के पास थे, यानी आधा से ज्यादा विभाग सिसोदिया अकेले चला रहे थे। और इन 18 में से 8 विभाग ऐसे थे जो कभी सत्येंद्र जैन के पास हुआ करते थे, लेकिन सत्येंद्र जैन बेचारे घपले में जेल चले गए, तो ये 8 विभाग भी मनीष सिसोदिया को हैंड ओवर कर दिए गए। अब इससे भी मजेदार बात यह है कि दिल्ली सरकार में कुल मंत्रियों की संख्या 7 है और इन 7 में से एक मंत्री ऐसा है जिसके पास कोई मंत्रालय या कोई विभाग है ही नहीं, और ये मंत्री है दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अब केजरीवाल ने ऐसा क्यों किया होगा, आप खुद समझदार हैं। अब आते हैं सिसोदिया के मास्टर प्लान पर। मनीष सिसोदिया ने यह तय किया कि जो पहले सरकारी ठेके चलाए जाते थे उन सब का सिस्टम अब बंद कर दिया जाएगा। मतलब सरकार अब शराब बेचने के धंधे से बाहर आ जाएगी। ये सारा काम अब प्राइवेट वेंडर्स के हाथ में दे दिया जाएगा। सरकार लिकर शॉप्स की बिडिंग कराएगी, यानी कि बोली लगाएगी। दिल्ली को 32 जोन में बांटा जाएगा और प्रत्येक जोन में मैक्सिमम 27 दुकानें खुल सकेंगी। और लिकर शॉप्स की लाइसेंस फी कई गुना बढ़ा दी जाएगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर पहले एक लिकर शॉप का लाइसेंस फी 10 लाख होता था तो उसको बढ़ाकर 5 से 6 करोड़ कर दिया जाएगा। साथ ही यह भी फैसला लिया गया कि जो पहले वैट 25% लगाया जाता था उसको घटाकर मात्र 1% कर दिया जाएगा। इसके पीछे का तर्क ये दिया गया कि पहले 25% वैट लगाने के बावजूद भी सरकार को राजस्व का घाटा हो रहा था, क्योंकि दुकानदार वैट चुरा लेते थे। एग्जाम्पल के लिए, अगर दुकानदार 500 बोतल शराब की बेच रहा है तो वो रजिस्टर पर 200 ही दिखाते और 200 का ही वैट पे करते थे। अब चूंकि नए सिस्टम में लाइसेंस फी कई गुना बढ़ा दी गई है, तो जब सरकार बिडिंग करवाएगी तो उसी समय एक मुश्त करोड़ों रुपए कमा लेगी। अभी तक सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा होगा, है कि नहीं? इस नई शराब पॉलिसी में और भी कई सारे फैसले लिए गए थे, सुनिए जरा। दिल्ली में शराब पीने की उम्र 25 से घटाकर 21 कर दी गई। ड्राई डे यानी ठेके बंद रखने के दिन भी अब कम कर दिए गए। अब शराब एमआरपी से भी कम में बेचे जा सकते थे, मतलब कि शराब विक्रेता अपने हिसाब से डिस्काउंट दे सकते थे। इसलिए आपको याद होगा दिल्ली में साल 2022 में इस तरह की तस्वीरें आम हो गई थी, क्योंकि शराब पर भारी डिस्काउंट मिल रहा था। मई 2022 में इस शराब पॉलिसी में और भी कई बदलाव किए गए। सरकार के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने और भी कई सुझाव दिए। दारू की होम डिलीवरी भी शुरू की जाए, सुबह 3 बजे तक दुकानें खुली रखी जाए और शराब कारोबारियों को और भी छूट दिए जाए। ऐसा फील हो रहा है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने सुझाव देने से पहले इन भाई साहब से सुझाव लिया था। इस नई पॉलिसी के अंतर्गत पियक्करों का एक्सपीरियंस तो बिल्कुल जन्नती हो गया था, लेकिन आम जनों की समस्या बढ़ रही थी, क्योंकि दारू के ठेके स्कूल के बगल में, दारू के ठेके मंदिरों के बगल में, दारू के ठेके रेसिडेंशियल एरियाज में भी खुलने शुरू हो गए थे। फिर भी आप कहेंगे कि भाई तुम्हारी ये बात ठीक है, लेकिन ये तो बताओ कि स्कैम क्या था, घोटाला क्या था?
चलिए वो भी देखते हैं। जुलाई महीने के आसपास मनीष सिसोदिया की एक क्रांतिकारी शराब नीति वाली फाइल दिल्ली चीफ सेक्रेटरी के हाथों तक पहुंच जाती है। चीफ सेक्रेटरी को इस शराब पॉलिसी में कई गड़बड़ियां और अनियमितताएं नजर आती हैं। वो इस पॉलिसी के ऊपर एक पूरी रिपोर्ट तैयार करवाते हैं और उस रिपोर्ट की एक कॉपी मनीष सिसोदिया के एक्साइज डिपार्टमेंट को भिजवाते हैं और कई सवाल भी पूछते हैं। साथ ही वो एक कॉपी सीएम केजरीवाल को और एक कॉपी एलजी साहब को भी भिजवा देते हैं, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी भिजवा देते हैं। अब आप में से कई लोगों का सवाल हो सकता है, क्या चीफ सेक्रेटरी इतने पावरफुल होते हैं कि वो किसी भी डिपार्टमेंट से जवाब तलब कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी सचिवालय यानी सेक्रेटेरिएट के सबसे वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, तो वो ऐसा कर सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में कहा गया था कि लिकर पॉलिसी में बदलाव की अनुमति एलजी से नहीं ली गई थी। एलजी को पता ही नहीं था कि दिल्ली में कोई नई लिकर पॉलिसी भी लाई गई है, जबकि नियम यह है कि अगर सरकार कोई नई पॉलिसी लागू करना चाहती है या पॉलिसी में बदलाव करना चाहती है तो उसकी सबसे पहले कैबिनेट को जानकारी देनी होती है और उसके बाद एलजी से परमिशन लेनी होती है। बिना एलजी के परमिशन के दिल्ली में कोई नीति लागू हो ही नहीं सकती। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि ये चोरी छुपे लाई गई लिकर पॉलिसी थी। चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में आगे कहा गया था कि कोविड महामारी के बहाने मनीष सिसोदिया ने शराब कारोबारियों को लाइसेंस फी में 145 करोड़ रुपए की छूट दी और इसकी भी जानकारी ना उन्होंने कैबिनेट को दी और ना ही एलजी को दी। वैसे कोविड महामारी के दौरान नुकसान तो कई प्रकार के कारोबारियों और गरीब जनों का हुआ था। मनीष सिसोदिया जी को उनके बारे में भी कुछ सोचना चाहिए था। रिपोर्ट में कहा गया कि टॉप पॉलिटिकल लेवल पर पैसों का लेन देन किया गया और पैसों का इस्तेमाल पंजाब चुनाव में किया गया। आगे रिपोर्ट में यह कहा गया कि मनीष सिसोदिया ने विदेशी शराब की कीमत में बदलाव करके कारोबारियों को फायदा पहुंचाया। विदेशी शराब और बियर की कीमत घटा देने से बिक्री तो खूब बढ़ी, लेकिन सरकारी रेवेन्यू का घाटा हुआ। इस पूरे खेल में कारोबारियों ने जमकर कमाया, लेकिन सरकार की रेवेन्यू लगातार घटती रही। इन सब गड़बड़ियों को ध्यान में रखते हुए एलजी पूरे मामले की जानकारी सेंट्रल होम मिनिस्ट्री यानी कि अमित शाह को देते हैं और साथ ही सीबीआई जांच को भी रेकमेंड करते हैं। सीबीआई जांच की बात सामने आते ही मनीष सिसोदिया अपनी ये लिकर पॉलिसी वापस ले लेते हैं और पुरानी लिकर पॉलिसी को फिर से बहाल कर देते हैं। बताइए, कट्टर ईमानदार देशभक्त होकर लिकर पॉलिसी वापस ले ली, जांच से डर गए। ये कैसी कट्टर ईमानदारी है भैया केजरीवाल जी। खैर 17 अगस्त से सीबीआई अपनी जांच शुरू करते हुए सिसोदिया और अन्य लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करती है और फिर ईडी भी इस केस में इन्वॉल्व हो जाती है। खैर आज की तारीख में ये दोनों ही एजेंसियां करीब करीब अपनी जांच पूरी कर चुकी हैं। दोनों ही एजेंसियों ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। सीबीआई ने सिसोदिया के ऑफिस से कंप्यूटर भी जब्त किए थे, जिसमें से कई फाइल डिलीट की जा चुकी थी, लेकिन फॉरेंसिक टीम की मदद से अब उन फाइल्स को रिकवर किया जा चुका है। सीबीआई और ईडी ने कई गंभीर आरोप सिसोदिया और उसके कारोबारी मित्रों पर लगाए, जिनको कोर्ट में साबित कर पाना एजेंसियों के लिए एक बड़ा चैलेंज रहेगा। फिलहाल वर्तमान स्थिति ये है कि सिसोदिया रिजाइन कर चुके हैं और केजरीवाल उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन सिसोदिया के रिजाइन से ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों का सत्येंद्र जैन के रिजाइन में। लोग पूछ रहे हैं कि ये कट्टर ईमानदार सत्येंद्र जैन उतने दिनों से जेल में था, तब उसने रिजाइन क्यों नहीं किया, अब क्यों किया?